जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर क्या होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के फोर्थ लेक्चर पे। थर्ड लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सीखा था। इसमें हम क्या सीखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, जिसमें हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते चलते हैं, जानते चलते हैं। जहाँ पे आपको कोई भी डाउट होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ क्या था, किसी को याद होगा? ये था हमारा, क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यही था हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स ने इस लॉ को किसके लिए दिया था, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको पता है नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी को हम वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, यानी वैक्यूम में जो हमारी परमिटिविटी होती है, ठीक, कि परमिशन होता है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, तो उसका परमिशन देता है कि किसमें कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो एक और देखते हैं हम, अगर यही दोनों पॉइंट चार्जेस हमारे किसी मीडियम में रखे हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा। ठीक, ये मीडियम में जब फोर्स हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ये जो हमारा है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है किसी मीडियम के लिए। ठीक, और यही हमारे दोनों पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन m है वो कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ओके, ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक, यही दोनों चार्जेस को हम किसी भी मीडियम में लाकर रख दिए हैं। तो चलिए हम समझते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन्हीं दोनों को हम क्या करें, डिवाइड कर दें। अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, F अपॉन Fm। ठीक, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एनी मीडियम। ठीक, यहां से हम देखेंगे तो इसमें हमें मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखते हैं ऊपर नीचे सभी चीज़ें सेम है तो इसको कैंसिल कर दे रहे हैं और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमारा आएगा क्या, यहाँ से हमारा निकल के आएगा F अपॉन Fm, ये एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही जो रेशियो होता है एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट का, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, यही कहलाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको एप्सिलॉन और इसी के लिए सिंबल होता है के से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। इसका थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसको अगर हमें डिफाइन करना हो इन वर्ड्स, हम डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है,
तो ऊपर से हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो रेशियो है किसका किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वही हमारा कहलाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही रेशियो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसी को हम डिफाइन कर देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the ratio of absolute permittivity of any medium to the permittivity of free space। ओके, इसको हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम भी बोल सकते हैं, वैक्यूम जहां पर बिल्कुल भी एयर ना हो। ठीक, ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का डिफिनीशन, इसको हमें ऐसे डिफाइन किया। ठीक, यहां पर हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट खत्म होता है। अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। क्या समझते हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिए। समझते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास चार्जेस का एक फोर्स चार्जेस हैं, उनका एक सिस्टम है। ठीक, अब उसमें हम किसी भी एक चार्ज पर चेक करेंगे कि जितने भी चार्जेस हैं वो कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसी फोर्स को जो नेट फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज पर, वही निकालना हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल हम इसको जरा सा समझते हैं। इसको जरा सा और इरेज कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। आप देखिए, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पर कोई चार्ज Q2 है, कोई चार्ज Q3 है, Q4 है, ऐसे करके हमारे पास कोई एक सिस्टम है। ठीक, जिसमें n चार्जेस हैं। ठीक है, अब ये n चार्जेस इस फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फर्स्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना हो रहा है, यही निकालते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। लेट करते हैं सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड और फर्स्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक, F1 उसको मान ले रहे हैं। F1 कितना लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक, वो डिस्टेंस R लेट कर रहे हैं, R²। ठीक है, अगर इनके बीच डिस्टेंस R1 हुआ, R12 भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट पर सेकंड के द्वारा फोर्स लग रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम R12 से डिनोट कर दें, यानी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, ऐसे ही हम अब F2 निकाल लेते हैं। जब हमारा थर्ड चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, यानी Q3 लगा रहा है Q1 पर फोर्स, वो कितना आएगा, वो निकालेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही करके हम n चार्जेस का निकाल सकते हैं, यानी n चार्जेस है तो फर्स्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं,
तो ये आएगा Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने n चार्जेस का निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, F नेट, यानी पहले चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वही निकालना कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो निकालते हैं F नेट। ये कितना होगा हमारा, ये फर्स्ट Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको Q3 के द्वारा जो लग रहा है, ऐसे ही करके n चार्जेस तक जितने सब इस पर फोर्स लगा रहे हैं पहले चार्ज पे, उसका जो वेक्टर सम होता है उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट। ठीक, नेट फोर्स जो होता है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, अप्लाई करो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसको ऐड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। ऐसे ही करते करते हम n चार्जेस का निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम सभी का नेट ले लेंगे। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, हम कॉमन निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 ऊपर से कॉमन हो सकता है तो यहाँ हम Q1 कॉमन ले रहे हैं। बचेगा क्या हमारे पास, Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। ऐसे ही करके हम Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो F नेट आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, ये है। ठीक, यही हमारा F नेट निकालना ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन खत्म होता है, यानी हम किसी भी चार्ज पर ऐसे करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम थर्ड पे निकाल सकते हैं कि Q3 पर सभी जितने n चार्जेस थे इस सिस्टम में कितना फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे थे। ठीक, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट, इस पर आप फोकस करेंगे कि ये जो मीडियम है, ये मीडियम यहाँ पर वैक्यूम है। ठीक, जब हमारा कोई अनदर मीडियम आ जाएगा तो यहाँ एप्सिलॉन m आ जाएगा। ठीक, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम कि आगे हमारा कौन सा टॉपिक आता है। तो आगे की जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लेते हैं उसको, इसको इरेज कर दे रहे हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर हमारे पास कोई वायर है या कोई भी एक प्लेन शीट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी हमारे पास मान लेते हैं यही वायर है तो इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, छोटे 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 छोटे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। ठीक, तो कितने चार्जेस, वो जो चार्जेस का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तीन चीजें हमें देखना है। पहला, एक लाइन में, एक प्लेन शीट पर, और एक कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक लाइन में चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। ठीक, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं हमारे पास कोई एक वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस इस पर है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन में है। ठीक, ये हमारा इस प्लेन में है।
अब इस पर इस पोजीशन के लिए इतने के लिए हम देख लेते हैं, तो इस पर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक, अब हम आपको एक नई चीज बताते हैं। लेट करते हैं इसी सिस्टम में एक क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट यानी इसको हम बोलते हैं क्या है, टेस्ट चार्ज है। एक हमारा कोई टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस टेस्ट चार्ज के द्वारा यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उन पर क्या फोर्स लग रहा है इसको भी निकालेंगे। ठीक, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं क्या होता है। डिफिनीशन क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं चार्जेस पर यूनिट लेंथ। ठीक, कैसे डिफाइन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज चार्जेस पर यूनिट लेंथ। ठीक, जो चार्जेस पर यूनिट लेंथ होती है इसी को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको हम सिंबल है लेम्डा, इसी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये लेम्डा जो है ये इक्वल हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ अपॉन एल। यानी यहाँ की जो लेंथ है ये स्मॉल dl लिख रहा है, यानी dl यानी बहुत ही स्मॉल लेंथ है, और इस वायर की जो लेंथ है वो है l। ठीक, सॉरी, देख लेते हैं अब इसको। अब इसको अगर हम निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, यानी इस स्मॉल पोर्शन के लिए हम ले रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, d लेम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, सॉरी, डी लेम्डा नहीं, लेम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। यहाँ लेम्डा हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक, अब ये हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ जो हुआ इसी को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, यानी यहाँ पर कितनी डेंसिटी है चार्जेस की। ठीक, इसमें अब हम फोर्स चेक कर लेते हैं कि इस क्यू नॉट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यही चेक करते हैं इससे इस पर कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन का लगेगा, हमें पता है। ये क्यू नॉट इस पर फोर्स लगाएगा, इसको रिपल करेगा। ठीक है, तो यही हम निकाल लेते हैं ये कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, यूजिंग कूलॉम्स लॉ। हमें पता ही है, कूलॉम्स लॉ जानते ही हम। अगर नहीं जानते हैं तो जाकर कूलॉम्स लॉ का पूरा एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपका फोर्स निकालेंगे हम लोग। अब इस स्मॉल डेंसिटी के लिए फोर्स निकाल रहे हैं, तो डीएफ ले लेंगे। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट और डी क्यू के बीच लग रहा है। ठीक है, इनके बीच जो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो जो क्यू का डिस्टेंस है इस ओरिजिन से वो है r0, और इसको लेट कर ले रहे हैं हमारा ये r है। ठीक, तो यहाँ पर वेक्टर में हमने पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कितना हो जाएगा r। अब इससे इस पर फोर्स लग रहा है तो हम क्या देख लेंगे, r0 माइनस r। ठीक, इसका होल क्यूब हो जाएगा और r0 माइनस r का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये हमारा हो गया फोर्स। अब जरा देखिए यहाँ पर dq के जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, लेम्डा dl अप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, dq इज इक्वल टू ये dl इधर ट्रांसफर होगा, लेम्डा dl हो सकता है, हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, रख दे रहे हैं। तो df हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट लेम्डा dl अपॉन r0 माइनस r का होल क्यूब, r0 माइनस r वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। अब यहाँ पर तो रिपल्सन लग रहा है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना लगेगा। आइए इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट लेमडा डी एल अपॉन आर जीरो माइनस वेक्टर आर का होल क्यूब आर जीरो माइनस आर का मैग्नीट्यूड। इसको भी हम पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे। जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, डी एफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये एफ हो जाएगा और एफ इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर क्यू नॉट और लेमडा ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल आएगा। क्यू नॉट लेमडा इंटीग्रेशन में हमारा क्या क्या बचेगा, आर जीरो माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर जीरो माइनस आर वेक्टर का होल क्यूब और डी एल, ठीक है। ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन निकल के आ गया है यहाँ पर क्यू नॉट और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी जो इस स्मॉल पोर्शन के लिए है। अब इसके आगे हम देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसके लिए, एक प्लेन शीट के लिए या एक किसी प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। देख लेते हैं हम उसको भी और समझ लेते हैं। आ जाइए, क्या है हमारा, एक कोई हमारे पास प्लेन शीट है, ठीक। इस शीट पर पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस इस शीट पर ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इस पे एक स्मॉल पोर्शन के लिए हम ले रहे हैं, एक स्मॉल पोर्शन के लिए ले रहे हैं। इस स्मॉल सरफेस पर डेंसिटी कितनी होगी चार्जेस की, ठीक है। स्मॉल पोर्शन पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। इस पे जरा आइए हम देखते हैं। हमारे पास वही एक पॉइंट चार्ज जो टेस्ट चार्ज था, इससे इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ से टेस्ट चार्ज की जो दूरी हो जाएगी वो होगी आर जीरो वेक्टर और जो इस सरफेस की होगी वो आर वेक्टर, ठीक। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है वो क्या होगा, वो आर जीरो माइनस आर वेक्टर होगा, ठीक है, आर जीरो माइनस आर वेक्टर। अब इसी को हम देख लेते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारा दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो हम जानेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी किसी यूनिट एरिया के लिए। अब यहाँ हमारा सीट है ना, तो ये लंबाई चौड़ाई दोनों जब आती है, लेंथ और ब्रेथ दोनों साथ आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ये एक एरिया है। तो किसी एरिया के लिए हम देख लेते हैं चार्जेस पर यूनिट एरिया, यही कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कर दिए तो फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, इसको हम एक सिंबल है सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू आएगा हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। एरिया को हम एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, एस से भी डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अगर इसको हम एक स्मॉल सरफेस के लिए यानी स्मॉल एरिया ds के लिए लेते हैं, तो स्मॉल एरिया के लिए लेंगे तो लैम्डा बराबर dq/ds हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम देखते हैं इस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसको निकालते हैं। तो फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ, यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, dF
क्योंकि इस स्मॉल पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं हम, वो आ जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट और डी क्यू। ठीक, यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, स्मॉल चार्ज डी क्यू, और जो लेंथ है वो डी एस है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेंथ है, वो कितना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, डी क्यू के जगह पर सिग्मा डी एस अप्लाई हो सकता है। यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, यहाँ डी क्यू निकालना है तो डी एस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा डी एस। ठीक, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर नॉट माइनस आर वेक्टर का होल क्यूब r0 माइनस वेक्टर r। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, फोर्स निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ 1/4πε0, इसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर नॉट माइनस आर का होल क्यूब r0 माइनस वेक्टर r। ओके, ठीक, इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। आ जाएगा हमारा फोर्स, कितना आ जाएगा 1/4πε0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्यू नॉट और सिग्मा ये भी हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम यही निकाल ले रहे हैं, क्यू नॉट सिग्मा। बचेगा क्या ब्रैकेट में हमारा, r0 माइनस वेक्टर r अपॉन r0 माइनस वेक्टर r का होल क्यूब और ds। ठीक, ये आया हमारा फोर्स। इसके और इसके बीच में जो फोर्स निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा एक प्लेन शीट के लिए या किसी पेपर शीट के लिए है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी थर्ड जो हमारा है, यही इसका लास्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कि कोई एक स्फीयर है, ये हमारा एक स्फीयर है। ठीक, इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, ढेर सारे चार्जेस हैं हमारे जो कि पॉजिटिव चार्ज है जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, अब इसको हम एक्सिस पर रखते हैं, यानी हमारे स्पेस में रखते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक, हमारे पास वही टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट है, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस r0 और इस पर हम किसी स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल वॉल्यूम के लिए, यानी जो स्मॉल सा वॉल्यूम इसका लिए हैं उसको हम dv बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम, और जो इस पर चार्ज होगा वो dq होगा, वेरी स्मॉल चार्ज होगा इस पर। ठीक, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है वेक्टर r, और इस पोजीशन की जो वॉल्यूम है dv है और इस पर चार्ज है dq। ठीक, क्यू नॉट के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जाएगा तो वो r0 माइनस r के बराबर होगा। ठीक, तो देख लेते हैं अब इसमें, इसको डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी, इसमें हम बोल सकते हैं चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, यानी एक यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्जेस होते हैं उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिंबल रो से दिखाते हैं। रो की जो डेंसिटी बताता है वो हो जाएगा Q अपॉन वॉल्यूम। ठीक, स्मॉल पोर्शन के लिए जब ले लेंगे तो हमारी जो यही रो डेंसिटी आ जाएगी, ये dq/dv आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका हम अगर
चार्ज निकालें तो हो जाएगा रो dv। ठीक, अब हम इसके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है उसको निकालते हैं। क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर भी कूलॉम्स लॉ, यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्स dF होगा, बिकॉज स्मॉल पोर्शन के लिए फोर्स है। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डी क्यू अपॉन R0 माइनस वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और R0 माइनस वेक्टर R। ओके, ठीक, इसमें भी जहां हम देख सकते हैं dq के जगह हम रो dv अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट df इज इक्वल टू Q नॉट रो dv होल अपॉन R0 अपॉन R वेक्टर का होल क्यूब R0 माइनस R वेक्टर। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारे होल सीट के लिए आ जाएगा। जैसे ये हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, डिफ्रेंशिएशन एक स्मॉल पोर्शन के लिए, यानी डिफ्रेंशिएट करके वेरी स्मॉल पोर्शन के लिए हम लोग निकाल ले रहे हैं। जैसे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे होल पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं हम। ठीक, तो चेक कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं हम यहीं पर इसको। ठीक, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये F हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर आ गया। ये भी हमारा Q नॉट और रो भी कांस्टेंट होता है, ये भी बाहर आ जाएगा Q नॉट रो। ठीक, बचेगा क्या हमारा R0 माइनस R वेक्टर अपॉन R0 वेक्टर माइनस R वेक्टर का होल क्यूब dv। ठीक, ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन आ गया पूरे चार्ज शीट का इस Q नॉट से। ठीक, हमने एक एक करके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो एक बार और रिवाइज करके इसको बैक करके आप देख सकते हैं। और जिस बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हमें कमेंट करें। हम उनके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक नया लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमने देख लिया किसी हमारे स्फीयर में यानी किसी वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, हमने सरफेस चार्ज में देख लिया किसी सरफेस पे कितना लगता है, लीनियर चार्ज में देख लिया किसी लाइन में, किसी वायर पे कितना लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपके ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे और बताएंगे कि हमारे जो डाइपोल होते हैं उनमें फोर्स या डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सिस पर और इक्वेटर पे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय माता दी।